प्यारे विश्व के समग्र साहित्यिक प्रेमियों और हिंदी साहित्य से लगाव रखने वाले साहित्य मीमांसकों और विद्वत समाज तथा मेरे सामने बैठे हुए मेरे शिष्यगण, कैमरा दिखा दो। आज मैंने आप लोगों को एक ऐसा संस्मरण पढ़ाना है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने विचारारविंदों से पुष्पित एवं पल्लवित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुष्प शब्दावली उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के लिए कोई न कोई बात रही होगी, है ना, कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी के लिए क्यों लिखे और किस लिए लिखे, क्या चमत्कार है, क्या विलक्षणता है, क्या विशेषताएं हैं उनके उस व्यक्ति के भीतर। नाना प्रकार के प्रश्न उठते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो विभिन्न विधाओं पर कार्य किया वो कार्य अविस्मरणीय एवं सराहनीय है। और भारतेंदु युग के कवि एवं साहित्यकार जितने भी उस समय हुए वे सब के सब पुरानी हिंदी में लिखते और पढ़ते थे, नागरी भाषा लिखते और पढ़ते थे। नागरी भाषा बच्चों वह भाषा होती है जो अपभ्रंश से निकलकर और शिष्ट भाषा के रूप में खड़ी होती है। लिख लीजिएगा, नागरी भाषा वह भाषा है जो अपभ्रंश से निकलकर और परिमार्जित एवं परिवर्धित, संशोधित और शिष्ट भाषा होती है। शिष्ट भाषा का एक प्रारूप, एक स्वरूप नागरी भाषा होती है, नागरी भाषा कहलाती है। उसी भाषा में लोग बाग पढ़ा लिखा करते थे, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, चाहे बाबू श्याम सुंदर दास हो, या नंदलाल वाजपेयी जी हो, और स्वर्गीय कृष्ण लाल वर्मा हो, कितने साहित्यकारों के, नाथुराम शर्मा शंकर, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, उस समय के कवि एवं साहित्यकार, नाटककार हुए। उस समय के साहित्यकार बोल रहे थे ब्रज भाषा और आम बोलचाल की भाषा तथा खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी भाषा भी कहा जाता है, कौरवी बोली भी कहा जाता है। तो बात कुछ ऐसी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी
हमीरपुर से मिर्ज़ापुर आए। उनके पिताजी राग तहसील में कानूनगो के रूप में कार्य करते थे और उनका तबादला हुआ। तबादला होने के बाद मिर्ज़ापुर आ गए और मिर्ज़ापुर जब आए तो उनके कुछ पूर्व परिचित मित्र मिले। उस समय इनकी अवस्था 8 साल की थी। किसकी अवस्था 8 साल की थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की अवस्था 8 साल की थी, है ना। तो उस समय कुछ लोगों से मुलाकात हुई, इनकी मंडली जुड़ी और भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में इन्होंने कुछ सुना था कि यहाँ वो रहते हैं मिर्ज़ापुर में, और उनसे संबंधित उनके मन में अटूट भावनाएं थीं, प्रगाढ़ भावनाएं थी। कभी उनके दर्शन हो, कभी मुलाकात हो भारतेंदु जी की। फिर मिले और भारतेंदु जी के मित्र थे उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और प्रेमघन जो है, जिस प्रकार से मेरा साहित्यिक नाम रसिक है, उसी प्रकार से इनका साहित्यिक नाम प्रेमघन था। चौधरी साहब एक कुशल नाटककार, निबंधकार, उपन्यासकार और उद्भट कवि के रूप में उस समय के आधुनिक साहित्य के एक विराट कवि थे। विराट कवि थे, मूर्धन्य कवि थे और मूर्धन्य साहित्यकार थे। कौन थे? उपाध्याय, पूरा नाम क्या था? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इतना बड़ा नाम है, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, है ना। इतना बड़ा नाम था उनका। जैसे मेरा नाम तो शायद छोटा ही होगा, डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, है ना। जिस प्रकार वो प्रेमघन थे, मैं रसिक हूं। प्रेमघन किसको कहते हैं? प्रेम रूपी बादल। घन मतलब होता है बादल, घन का अभिप्राय बादल से। तो प्रेम रूपी बादलों की वृष्टि करते थे। प्रेम रूपी बादलों की वर्षा से लोगों को सराबोर कर देते थे। और शायद मेरे पढ़ाते समय तुम लोगों को पता नहीं रस मिलता है कि नहीं मिलता है। तो जो रस प्रदान करे वो कौन हो गया? रसिक होगा, हो गया। जो स्वयं ही रम जाए किसी कार्य में, स्वयं ही किसी अध्ययन क्षेत्र में, अध्ययन और अध्यापन में रम जाए और आनंदित होकर के रमे और दूसरों को भी आनंद दिलाए, वही रसिक होता है। और कौन होगा? है ना। तो इस प्रकार से चौधरी साहब जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र थे और शुक्ल जी ने सोचा कि भाई इनसे भी मिले हम लोग। बालकों की मंडली जुटी, 1.5 मील का सफर तय हुआ। लोग बाग गए, वहां एक विशालकाय पत्थर का मकान मिला। वहां उन्होंने देखा कि नीचे का बरामदा खाली था और ऊपर के जो बरामदे, ऊपरी जो मंजिल थी, उसके बरामदे में सघन लताएं थी और बीच बीच में खंभे थे। वहां पर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। बाद में जो है
एक लड़के ने इशारा किया, उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया कि वो देखो कोई है। तो एक ऐसी मूर्ति थी, वो उसके कंधे पर बड़े बड़े बाल थे, हाँ, केश राशियां थी, जैसे महिलाओं की केश राशियां हुआ करती हैं, उसी प्रकार से बाल दिखाई दिए, तो केश राशि दिखाई दी। तो किसने उनके ऊपर एक 2 लाइनें लिख दी कि लतान प्रतान के बीच खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। हाँ, उनके लिए लाइन लिख दी। तो इस प्रकार से वो जो है उस दिन तो वो मूर्ति दृष्टि वो दिखाई दी और फिर आंखों से ओझल हो गई। ये लोग चले आए। फिर उसके बाद अच्छा, इनके पिताजी जो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बड़े आध्यात्मिक विचार के थे। श्री चंद्रबली शुक्ल जी बड़े आध्यात्मिक विचार के थे। और कैसे कि ये जो है घर में क्या करते थे कि रामचरितमानस और आचार्य केशव द्वारा रचित केशव रचित रामचंद्रिका, आज आचार्य केशव रचित रामचंद्रिका, वो जो है एक साथ पढ़ते थे। और इनके पिताजी फारसी भाषा के मर्मज्ञ थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो पिताजी थे वो किसके मर्मज्ञ थे? फारसी भाषा के। तो फारसी जो भाषा की जो उक्तियां थी उनको मिलाते थे, और पुराने हिंदी साहित्य से इनका प्रेम था। पुराने हिंदी साहित्य की जो सूक्तियां थी, जो प्रोवर्ब्स जिसको कहते हैं, कहावतें थी, उन कहावतों से इनको मिला करके और पढ़ते थे, और बड़ा आनंद आता था, आनंद पूर्वक पढ़ते थे। और एक घटना और है कि केदारनाथ जी पाठक जो थे, उन्होंने एक पुस्तकालय खोली, और वो उस पुस्तकालय में शुक्ल जी पढ़ा करते थे जा करके, है ना। शुक्ल जी वहां जा करके पढ़ा करते थे। और उस समय जो है एक प्रेस खुला, भारत जीवन प्रेस। उसका नाम क्या था? भारत, हाँ, जिसको भारत जीवन प्रकाशन भी कहा जाता है। और 1916 के आसपास की बात कर रहा हूँ। तो वहां से भी पुस्तक लेकर के पढ़ते थे। और इनके पिताजी पुस्तकें मंगवाया करते थे प्रायः वहीं से, और सोचते थे छुपा करके रख दिया करते थे, ताकि जो है बच्चे का जो ध्यान स्कूली पढ़ाई से हट न जाए। लेकिन व्यक्ति कहाँ मानने वाला। अब बच्चों की उत्सुकता होती है। देखो, यहीं पर बाल मनोविज्ञान दिखाई देता है, बाल मनोविज्ञान दिखाई देता है यहाँ पर, कि बच्चे ये सोचने लगते हैं कि भाई मेरे पिताजी ये छुपा करके क्यों रख रहे हैं, या मेरी माँ ये छुपा करके क्यों रख रही है, क्या बात है। बार बार उसकी ओर उनका ध्यान जाता है। तो किसी न किसी की अनुपस्थिति में, चाहे माता जी की अनुपस्थिति में या पिताजी की अनुपस्थिति में, बच्चे वो चीज़ लेकर के देखना शुरू करते हैं कि क्या है, क्यों छिपाते हैं इसको। तो लेकर के वो पढ़ने लगे। इस प्रकार से पुनः जो है उनके
उनके मित्र मंडलियों में बात उठी और वे गए प्रेमधन की चौधरी साहब के दर्शन के लिए। चौधरी साहब मिले घर पर, बातचीत की। उसके बाद वो लेखक के रूप में उनके यहाँ आया जाया करने लगे। जैसे जैसे सयाने हुए वैसे वैसे जो है वो लेखक के रूप में वहाँ जाने लगे। और प्रेमधन की जो विशेषता ये थी, एक तो उदार हृदय, उनके भीतर विशालता, जनमानस के प्रति लगाव, समर्पण, जनमानस के लिए त्याग, ये उनके मन में थी। और वो कहते हैं कि विलक्षण धर्म में विलक्षण प्रतिभा का जन्म होता है। 1855 में इनका जन्म बलिया में हुआ था। कब हुआ था? बलिया में 1855। वहाँ उन्होंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद जो है एक साहित्यकार के रूप में, एक सजग पत्रकार, निबंधकार, नाटककार और कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इनकी चारित्रिक विशेषताएं बच्चों शुक्ल जी अपनी स्मृतियों में क्यों लाते हैं? मानवतावाद की स्थापना करने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व था प्रेमधन। मानव से मानव को मिलाना, आवाज नहीं, मानव से मानव को का संगम कराना और साहित्य के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करना, ये उनका परम कर्तव्य था। चरित्र के पक्के थे, कभी किसी के सामने न झुकने वाले प्रेमधन बड़े विचार के पक्के थे। साधारण होते हुए भी उनके विचार उच्च कोटि के विचार थे। उच्च कोटि की भावना रखने वाले जो प्रेमधन के बारे में जब हम शुक्ल जी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि उनके घर में पूरा प्राकृतिक वातावरण था। प्राकृतिक वातावरण, साहित्यिक वातावरण और कवियों का वातावरण। उनके घर में होली, बसंत पंचमी और दिवाली, इस पर नाच गाना हुआ करता था। नाना प्रकार के उत्सव हुआ करते थे। जब कोई चीज फूट जाता था, टूट जाता था, तब बोलते थे तारे कुछ बचा कि नहीं। और एक बार उनके सामने लैंप, समझते हो लैंप देखा कभी? लैंप जो है वो फूट गया, हाँ लालटेन, तो फूट गया तो कुछ भी नहीं बोले, उसकी ओर हाथ भी तक नहीं लगाया। हाँ, हाथ तक नहीं लगाया। कई लोग तो झुंडा जाते हैं, कहते क्या नाश कर दिया, हाँ फोड़ करके खत्म कर दिया। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, कैसे रखते हो, कैसे व्यवस्था रखते हो कि सब कुछ जो टूट फूट जाता है, क्या घर की व्यवस्था है। ऐसे लोग बाग डांटने लगते हैं। लेकिन जो है चौधरी साहब हंस करके टाल देते थे। इससे आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? विनम्र स्वभाव के थे। उनके स्वभाव में विनम्रता थी, उनके स्वभाव में सरलता थी, उनका चरित्र सरल था, उच्च कोटि का था और उनका जीवन सादगी वाला था। सादा जीवन, उच्च विचार वाले थे।
तो ऐसे चौधरी साहब के घर में जा करके शुक्ल जी बार बार जो है उनकी स्मृति को याद करते हैं, उनकी स्मृतियों का वर्णन करते हैं और जो है यही लिखते हैं कि चौधरी साहब वास्तव में प्रेम रूपी बादल की वर्षा करते हैं, मानव जीवन के ऊपर प्रेम रूपी बादल की वर्षा करते हैं। और उनके साथ साथ क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र थे, इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जब उन्होंने नाटक लिखे और निबंध लिखे, अनुवाद लिखा, ये कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रादुर्भाव किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, उसमें शुक्ल जी ने लिखा है और वो कहते कि मैं राजा हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र में भेद करने में मेरी बाल बुद्धि जो है हो जाती है। ये अभेद्य है, इनका भेद नहीं किया जा सकता, इनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र भी वही हैं और राजा हरिश्चंद्र, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र भी वही हैं। जैसा कार्य सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने किया वैसा ही जो है बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी किया। और चंद्र टरय सूरज टरय टरय जगत व्यवहार, वह राजा हरिश्चंद्र की तरह न सत्य विचार, पर राजा हरिश्चंद्र की तरह न सत्य विचार। चंद्रमा टल सकता है, सूर्य टल सकता है, लेकिन जो है उसके विचार, बेटा लीड ठीक कर दिए उसने तो लीड निकला तो नहीं, ठीक कर तो हिल गया तो लगा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने भेद नहीं किया। सूर्य का व्यवहार टल सकता है, चंद्रमा का व्यवहार टल सकता है, लेकिन बच्चों राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र का व्यवहार नहीं टल सकता है, वो अटल है। इसी प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र के विचार भी नहीं टल सकते। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विचार भी वही हैं। और जो है प्रेम घन के जो विचार हैं, प्रेम घन के विचार भी नहीं टल सकते। प्रेम घन के विषय में जब पुनः ये लिखते हैं शुक्ल जी, तो यही कहते हैं कि प्रेम घन वास्तव में प्रेम घन है। वह उनकी आवाज में माधुर्य था, उनकी जो है उनका आचार विचार जो है आकर्षक था, दूसरों को आकृष्ट कर लेते थे। और ऐसे उनका स्वभाव जो है मृदुल था और स्त्रियों उचित स्वभाव था। क्योंकि एक साहित्यकार ऐसा होता है, उसमें जो है उसमें साहित्यिक सहृदय होने के कारण जो है वो विनम्र होता है, सरल होता है, उदार हृदय वाला, भावुक हो जाता है। भावुकता उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी और भाव प्रवण व्यक्तित्व थे। और भाव प्रवण व्यक्तित्व होने के कारण जो है उनकी स्मृतियां और बार बार उनके शुक्ल जी के मन में उठ जाती हैं, बार बार स्मृतियां छाती हैं और बार बार जो है शुक्ल जी उन्हें याद करते हैं और कहते हैं कि ऐसा साहित्यकार न समाज में उस समय था न होगा। और शुक्ल जी उन्हें याद करके उनकी रंग रूप और वेशभाषा और शब्दों का वर्णन करते हुए चलते हैं और उनकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उनके बाल्यकाल की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उनकी भाव भंगिमा का वर्णन करते हैं, उनकी दिनचर्या का वर्णन करते हैं और साथ साथ अपने पिताजी के स्वर्गीय मित्र कृष्णलाल वर्मा का वर्णन करते हैं, केदारनाथ जी पाठक का वर्णन करते हैं, जिन्होंने जो पुस्तकालय खोली। विवाह के बाद वे गए, विवाह के बाद पुनः काशी
काशी में एक विवाह में आए थे शुक्ल जी, वहाँ देखा कि केदारनाथ पाठक जी एक घर से निकले, कहते हैं कि अरे तुम वही हो, तो गले मिलते हैं केदारनाथ पाठक जी। और फिर वहाँ पर प्रेम घन चौधरी साहब बद्री नारायण चौधरी जी भी मिलते हैं, तो वहाँ वहाँ पर जो है सबसे मुलाकात हुई और जो है फिर प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये बच्चों प्रेम घन जी चौधरी साहब चौधरी बद्री नारायण प्रेम घन के जीवन चरित्र पर जो मैंने चर्चा की, जो व्याख्यान दिया, वह व्याख्यान जो है आप लोगों के लिए शायद अविस्मरणीय रहेगा। और इसको जब आप पढ़ेंगे, प्रिय साहित्यकारों, प्रिय साहित्य दर्शकों, आप इसको जब पढ़ेंगे, जब इनके बारे में पढ़ेंगे, तो वास्तव में आपके मन में प्रेम घन के प्रति अटूट प्रेम, अटूट प्रगाढ़ता, अटूट भावनाएं आपके मन में उमड़ आएंगी। ऐसे साहित्यकार, मूर्धन्य साहित्यकार, नाटककार एवं कवि को मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ, जो भरा नहीं है भावों में, जो भरा नहीं है भावों में, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आप बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों ने मुझे सुना और सराहा, और इस जो है पाठ को आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, और अगला जो मेरा व्याख्यान होगा वो व्याख्यान होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जीवन वृत्त पर व्याख्यान दूंगा। वो सोमवार को व्याख्यान होगा, उनके जीवन वृत्त पर, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करूंगा, और पुनः जो है उनकी रचनाओं पर चर्चा करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।